कि सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषा के बारे में आज मैं थोड़ा सा वापस से इसको रिपीट करना चाहूँगी। सांख्यिकी जो शब्द है स्टैटिस्टिक्स 3 शब्दों से मिलकर के बना है। लैटिन भाषा के स्टेटस, इटली भाषा के स्टैटिस्टा और जर्मनी भाषा के स्टैटिस्टिका, जिसका मतलब होता है राज्य की स्थिति, यानी कि किसी भी राज्य की इकोनॉमिकल स्थिति को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम सांख्यिकी के आंकड़ों की सहायता से वो कार्य संपादित करना पड़ता है। अब सांख्यिकी में हम क्या करते हैं? सांख्यिकी वह विधि है जिसमें कि आंकड़ों का संकलन, निर्वचन, विश्लेषण व निष्कर्ष निकाला जाता है। अर्थात सांख्यिकी वह है जिसमें आंकड़ों मतलब कि डेटा का कलेक्शन, निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस और निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, इन 4 विधियों के माध्यम से किसी भी सांख्यिकी के अंदर कार्य किया जाता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो आंकड़ों का संकलन जो होता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब कि जो प्रथम बार यूज़ किया गया हो, मीन्स कि जो किसी भी तरह से यानी कि इंडिविजुअल सीरीज़ के द्वारा, यानी फर्स्ट स्टेप जो होता है जब भी कोई कार्य किया जाता है, जब भी कोई सांख्यिकी का कार्य किया जाता है तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। बिना ऑब्जेक्ट के सांख्यिकी का कार्य अधूरा है। यदि मैं कहूँ कि मुझे एक स्कूल का एक डेटा कलेक्ट करना है तो सर्वप्रथम मुझे उसके लिए ऑब्जेक्ट निर्धारित करना पड़ेगा कि मैं वो डेटा क्यों कलेक्ट करना चाह रही हूँ। उसी डेटा को फॉलो करते हुए, उसी ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हुए मैं उस डेटा का कलेक्शन करूँगी, अन्यथा वो डेटा का कलेक्शन मेरे लिए कोई यूज़फुल नहीं है यदि मैं ऑब्जेक्ट का निर्धारण नहीं करूँगी। सेकेंड जो स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है वो 2 टाइप से होता है, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता है, फर्स्ट टाइम से कलेक्ट किया जाता है और इसको कलेक्ट करने के लिए 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, 5 विधियाँ मेथड के यूज़ किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, यानी कि जो ऑब्जेक्ट निर्धारित किया गया है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम उस प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएंगे, उससे सारी इंक्वायरी करके उससे डेटा कलेक्ट करेंगे। अप्रत्यक्ष विधि वह विधि होती है जिसमें कि हम स्वयं उस व्यक्ति के पास ना जा करके किसी थर्ड आदमी से हम उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं। तीसरा जो आता है अनुसूची बहवाकर, यानी कि कोई पेपर तैयार करेंगे और उसके अंदर कुछ क्वेश्चनरी डिसाइड करेंगे और कोई थर्ड पर्सन या कोई भी उससे रिलेटेड उस अनुसूची को भरता है। चौथा जो आता है वो क्वेश्चनरी मेथड। क्वेश्चनरी मेथड मतलब कि जिस पर्पस से मुझे डेटा कलेक्ट करना है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है और उससे रिलेटेड डायरेक्ट उसी व्यक्ति से ये क्वेश्चन पेपर फिलअप कराया जाता है और डेटा का सोर्सेज कलेक्ट किया जाता है। 5 इज़ पत्राचार विधि। तो इन मेथड को फॉलो करके वे न्यू तरीके से जो है डेटा का कलेक्शन किया जाता है। सेकेंडरी मेथड वो मेथड होता है जिसमें डेटा क्या होता है, प्रिंटेड होता है, पहले से ही पब्लिश्ड होता है,
न्यूज़पेपर में आया हुआ होता है, रिसर्च पेपर में, मैगजीन्स में। तो जो पहले से जो कलेक्टेड डेटा होता है उसका यूज़ करना इज़ कॉल्ड ए सेकेंडरी डेटा। तो जब भी कभी हम सांख्यिकी के अंदर किसी कार्य को या किसी से रिलेटेड कोई पर्पस को या फिर रिसर्च को पूरा करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सबसे पहले हमको डेटा का कलेक्शन करना होता है और उससे पहले हमको ऑब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ता है। थर्ड जो स्टेप आता है वो होता है कि प्रेजेंटेशन। जब इस डेटा का कलेक्शन हो जाता है तो ये डाटा बहुत बिखरा हुआ होता है। इस डेटा को प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना, उसे एक सीरीज़ में जमाना इज़ कॉल्ड ए प्रेजेंटेशन। इसमें हमें 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन और सेकंड इज़ टैबुलेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण से मतलब है कि किसी भी कच्चे आंकड़े को एक वर्ग के अंदर जमाना, उसे वर्गीकरण कहा जाता है। इसके लिए हमें 3 विधियां यूज़ करनी पड़ती है। टैबुलेशन का मतलब है डेटा को सारणी में जमाना। या तो प्रेजेंटेशन के थ्रू किसी डेटा को क्लासिफिकेशन के थ्रू अरेंज कर सकते हैं या फिर टैबुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का डेटा होता है हम उसी को उसकी दोनों विधियों का प्रयोग करके उसके सिस्टम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो जब अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन वो मेथड है जिसे कि 4 भागों में विभाजित किया जाता है और इसमें किसी आंकड़े को वर्गों और अवर्गों में विभाजित किया जाता है, खंडित अखंडित श्रेणी में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले होता है क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि मात्रात्मक। दूसरा होता है क्वालिटेटिव गुणात्मक। तीसरा होता है ज्योग्राफिकल अर्थात भौगोलिक आधार पर। और लास्ट होता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब कालक्रम के आधार पर। जो क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है उसमें हम डेटा को मात्रात्मक रूप से एकत्रित करते हैं। मात्रात्मक को भी हमें 3 भागों में विभाजित किया है और ये डेटा जो कलेक्शन होता है वो सबसे पॉपुलर विधि है क्योंकि इसी विधि के द्वारा डेटा का जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है और डेटा को मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, कॉरिलेशन, रिग्रेशन, इन सभी डेटा को जब इस मेथड से यूज़ किया जाता है तो ये सबसे ऑथेंटिकली डेटा कलेक्शन का सोर्स माना जाता है। गुणात्मक जो विधि होती है इसमें किसी डेटा के गुणों के आधार पर, जैसे एवरेज स्टूडेंट, मिडल स्टूडेंट्स, टॉप स्टूडेंट्स और गुडनेस के आधार पर, काइंडनेस के आधार पर, उसकी क्वालिटीज़ के आधार पर डिवाइडेशन किया जाता है। ज्योग्राफिकली मेथड वो मेथड होता है जिसमें किसी की स्टेट वाइज, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और जैसे कि महाराष्ट्र, इसकी ज्योग्राफिकली कंडीशंस के आधार पर डेटा का कलेक्शन किया जाता है। कालक्रम के आधार पर डेटा वो होता है जिसके अंदर जैसे 1991, 2001, 2011 इसको एक श्रेणी में बांट दिया जाता है। तो अब इनके बारे में अपन थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्वांटिटेटिव डेटा कैसे होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कैसे होते हैं और ज्योग्राफिकल और क्रोनोलॉजिकल डेटा किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा जिसे मात्रा के आधार पर यानी कि संख्यावाचक रूप में विभाजित किया जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होता है व्यक्तिगत आधार पर, यानी कि एक जैसे कि व्यक्तिगत श्रेणी जिसे बोलते हैं इंडिविजुअल।
डिविजिबल सीरीज। सेकंड इज इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी। सेकंड है खंडित श्रेणी। जिसे बोलते हैं, और तीसरी है सतत श्रेणी। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज और इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। अब जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है वो वैसी श्रेणी होती है जिसमें डेटा को इंडिविजुअल यानी कि संख्यावाचक, जैसे कि 4, 5, 10, 12 इस तरीके से जमा करके कार्य करना। और इस जो डेटा होता है, इनमें सबसे बड़ा अंतर इन तीनों में यही होता है कि इस डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती का अभाव होता है। तो जब मान लीजिए कि ये 4 है, इस 4 की आवर्ती किसी आंकड़े में 4 की आवर्ती किसी आंकड़े के अंदर 5 बार हो रही है, 10 की आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी किसी आंकड़े में 7 बार हो रही है, तो वो व्यक्तिगत श्रेणी नहीं होगी। यानी कि 4 एक बार ही आया है तो वो इंडिविजुअल श्रेणी में आएगा। यदि खंडित श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें आवर्ती का अभाव नहीं होता है, आवर्ती पाई जाती है। जैसे कि ये 4 कितनी बार आया है फ्रीक्वेंसी में? 10 बार। 5 आया है 7 बार। तो जब आवर्ती जिस श्रेणी में पाई जाती है तो वो कहलाती है खंडित श्रेणी। और जो सतत श्रेणी होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अपवर्जी और एक होती है समावेशी। अपवर्जी मतलब कि एक्सक्लूसिव और ये इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। तो सबसे पहले जो आता है वो व्यक्तिगत श्रेणी है। अगर मैं व्यक्तिगत श्रेणी की परिभाषा दूँ तो व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें चरों का अभाव होता है। चरों का अभाव पाया जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का अभाव पाया जाता है। और दूसरी खंडित श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें आंकड़ों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत ना किया जाए बल्कि उसमें आवर्ती का क्रम पाया जाता है। और तीसरी जो है वर्तमान में यही विधि सर्वाधिक प्रयोग की जाती है क्योंकि डेटा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो सतत श्रेणी वे श्रेणी होती है जिसमें डेटा अंतराल के रूप में यानी कि इंटरवल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो अब ये जो श्रेणी होती है 2 भागों में विभाजित की गई थी। मैंने अभी बताया था, पहली जो थी वो थी अपवर्जी और दूसरी श्रेणी जो थी वो थी समावेशी। समावेशी मतलब इंक्लूसिव और अपवर्जी मतलब एक्सक्लूसिव। ये विधि सर्वाधिक प्रचलित विधि है क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो डेटा जो अपर लिमिट होती है और जो लोअर लिमिट होती है उसमें समानता पाई जाती है। इसे हम एक एग्जांपल से प्रूफ करेंगे कैसे कि अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी में क्या अंतर है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे x जो है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये 0 से 10, ये 10 से 20, ये 20 से 30, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है 5, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी है 10, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी है 8 और 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी है 9, 19।
अपवर्जी श्रेणी एक वह श्रेणी होती है, अगर मैं अपवर्जी श्रेणी की परिभाषा देना चाहूँ तो अपवर्जी श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें ये जीरो है लोअर लिमिट यानी कि निम्नतम सीमा, 10 है अपर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा। जब किसी फ्रीक्वेंसी में उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू यानी कि मूल्य समान होते हैं तो वो श्रेणी कैसी श्रेणी होती है? अपवर्जी श्रेणी। और यही श्रेणी सबसे रिलेवेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि 0 से 10 की लिमिट के जो फ्रीक्वेंसी थी हमने इसमें शामिल कर ली, लेकिन 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी हमने इसमें शामिल करी, ठीक है। लेकिन जो समावेशी श्रेणी होती है उसमें और अपवर्जी श्रेणी में मेजर डिफरेंस ये होता है कि 0 से 9, ये x है मेरा और ये f है, की फ्रीक्वेंसी है 10 to 19 की फ्रीक्वेंसी है 15, 20 to 29 की फ्रीक्वेंसी है 5 और 30 to 39 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 8। तो जो लोअर लिमिट है यानी और ये अपर लिमिट है, इन दोनों के मध्य 1 का डिफरेंस है और इस 1 के डिफरेंस के कारण यहाँ पे भी हमारी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाता है। तो इस डिफरेंस के डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हमने अपवर्जी श्रेणी को काम में लेते हैं। तो जब भी डेटा अगर हमारे पास में समावेशी रूप में आता है तो इसे हमें अपवर्जी श्रेणी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको अपवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट करने के लिए हमें लोअर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे और अपर लिमिट में 0.5 घटाएंगे, जैसे कि 0.5 और यहाँ पे 8.5। अब जब हम समावेशी श्रेणी का सबसे अंतर जानने का तरीका ये है और अपवर्जी श्रेणी में अंतर जानने का तरीका ये है कि अपवर्जी श्रेणी के अंदर जो डेटा होते हैं उसकी अपर लिमिट और प्राइमरी लिमिट दोनों सेम होती है, लेकिन समावेशी श्रेणी के अंदर डेटा जो है इसमें फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस पाया जाता है। तो इसको जब भी हमें अपवर्जी श्रेणी में बदलना पड़ेगा तो हम यहाँ में 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि 0.5 और 9.5। इधर हम 10.5 और 19.5, इधर हम कर देंगे 10.5 और यहाँ 20.5। इस तरीके से हम इसे जो है अपवर्जी श्रेणी में बदल करके किसी डेटा का कलेक्शन करते हैं। तो इस तरीके से हमें वर्गीकरण किया जाता है आंकड़ों का, और आंकड़ों का वर्गीकरण करने के लिए हमें 3 मेथड का यूज़ किया: व्यक्तिगत श्रेणी, समावेशी श्रेणी, अपवर्जी श्रेणी, खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है? जिसमें कि आवर्ती यानी कि ये फ्रीक्वेंसीज पाई जाती हैं। ये फ्रीक्वेंसी जब भी कभी किसी डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी पाई जाए और अगर वो वर्ग अंतराल के अंदर है, वर्ग अंतराल में, तो वो श्रेणी कौन सी कहलाती है? सतत श्रेणी यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज। और जब कभी भी डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ में x की वैल्यू यानी कि 4 x जो है, x का मूल्य कितनी बार आया? 5 बार। 10 का मूल्य कितनी बार आया? 10 बार। तो ये जो श्रेणी होती है वो जो श्रेणी कहलाती है खंडित श्रेणी। और जब डाटा सिर्फ x के रूप में ही आए, सिर्फ इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से आए, उसकी आवर्तीता नहीं हो, वो दशमलव में नहीं हो, वो वर्ग अंतराल में नहीं हो, तो वो श्रेणी कौन सी कहलाती है? वर्गीकृत श्रेणी। इसके बाद में जब वर्गीकरण के बाद में हम जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है टैबुलेशन। टैबुलेशन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगी कि जब डेटा को मात्रात्मक रूप में इकट्ठा किया जाता है तो डेटा इस सोर्स में होता है। जब डेटा को गुणात्मक रूप में इकट्ठा किया जाता है तो वो इस तरीके से होता है, जैसे कि एवरेज स्टूडेंट, लो स्टूडेंट्स, टॉप स्टूडेंट्स। तो जब उनके गुणों के आधार पर किसी डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो वो डेटा कौन सा आता है? गुणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव। और जो थर्ड प्रकार का जो डेटा होता है जिसमें डेटा को ज्योग्राफिकली यानी कि ये है एमपी में
मृत्यु दर कितनी है? 10%। राजस्थान में है 15%। महाराष्ट्र में है 20%। तो जब किसी राज्य की विशेषता के आधार पर जब डाटा को एकत्रित किया जाता है तो वो डाटा जो होता है वो होता है ज्योग्राफिकल। उसके बाद में लास्ट इज फाइनल जो डेटा कलेक्शन का मेथड है वो आता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल डाटा के अंदर जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, जन्म तिथि 10, यहाँ 15, यहाँ 20 और यहाँ 10। जैसे मृत्यु दर है 20, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10। साक्षरता की जो रेट है वो यहाँ है 70, यहाँ है 80, यहाँ है 10, यहाँ है 20। तो कहने का मतलब ये है कि जब डाटा को 1991 के अंदर जन्म दर कितनी थी? 10, 2001 में कितनी हो गई? 15, 2010 में कितनी थी? 20, उसके बाद में 2020 में कितनी हो गई? 10। इस तरीके से मृत्यु दर 20, 6, 7। तो जब डाटा का एक सारणी कलेक्शन जो होता है वो एक सारणी के माध्यम से बना करके करते हैं कालक्रम के आधार पर कि 1991 में ये स्थिति थी, 2000 में इतनी स्थिति थी, 10 में इतनी स्थिति थी और 20 में ये स्थिति थी। तो इससे डाटा का प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है कि जो डाटा कलेक्ट किया था कि किस तरीके का डेटा कौन से सन में था। तो एक कालक्रम की विधि पता चल जाती है कि इस कालक्रम में ये स्थिति किसी राज्य की या किसी देश की थी। अब इसके बाद में जो आता है वो नेक्स्ट आता है कि डाटा का टैबुलेशन मतलब सारणी बनाना। सारणी बनाना मतलब है किसी भी डेटा को रो और कॉलम के, ठीक है,